नमस्कार, मैं राय जुडिशियल क्लासेस की तरफ से डीके राय। और आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो सीआरपीसी का टॉपिक होगा। और सीआरपीसी का जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा एफआईआर। आप जानते हैं कि एफआईआर क्या होता है। एफआईआर के संबंध में ज़रूरी नहीं कि आप लॉ ग्रेजुएट हों तभी एफआईआर को जानें। एफआईआर के संबंध में ऐसे लोग भी जानते हैं और ऐसे लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं जो कि लॉ के फील्ड से नहीं होते हैं। हम जिस विषय की चर्चा करेंगे उसमें ऐसे लोगों को तो लाभ होगा है जो कि लॉ के फील्ड से हैं, लेकिन उन लोगों को भी लाभ होगा जो कि लॉ के फील्ड से नहीं है। हमारा पर्पज ये होगा कि आप लोग एफआईआर को जानें और एफआईआर से संबंधित सभी क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे इसकी चर्चा कर लेते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग एफआईआर के मीनिंग देखेंगे, एफआईआर के एसेंशियल्स देखेंगे, एफआईआर की एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है वो देखेंगे। उसके अलावा ये भी देखेंगे कि अगर कोई एफआईआर कराने में डिले हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा। उसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि काइंड्स ऑफ एफआईआर क्या होता है, यानी कितने प्रकार से एफआईआर हो सकती है। हम ये भी देखेंगे कि क्या एफआईआर अगर पुलिस ऑफिसर दर्ज नहीं करता तो उसके बाद किसी व्यक्ति को क्या ऑप्शन होता है। इन सब चीज़ों की चर्चा होगी इस टॉपिक के अंतर्गत। तो हम शुरुआत करते हैं एफआईआर क्या है। तो समझ लेते हैं कि एफआईआर क्या होता है। आप जानते हैं कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में किसी भी थाने के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दी जाने वाली जो पहली नोटिस होती है, जो पहली सूचना होती है, उस सूचना को ही हम एफआईआर कहते हैं। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में कोई भी ऐसी सूचना जो पुलिस थाने के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दी जाती है वो एफआईआर कहलाती है। ठीक है बात। अब समस्या ये होती है कि आखिर एफआईआर जो होगी, माने किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में कोई सूचना है तो पुलिस थाने को दी जाएगी। तो क्या ये सूचना देने का काम सिर्फ विक्टिम ही कर सकता है या कोई भी व्यक्ति कर सकता है? तो इसका जवाब होता है कि जरूरी नहीं कि एफआईआर केवल विक्टिम लिखवाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी विटनेस एफआईआर यानी उस घटना को जिसने देखा है उसकी इंफॉर्मेशन जाके पुलिस थाने में दे सकता है। तो एक वैलिड एफआईआर कब होगी उसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। तो पहली बात तो ये कि एफआईआर से संबंधित प्रोविजन कहाँ है। एफआईआर के संबंध में प्रोविजन आप जानते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 154 में बताया गया कि आप एफआईआर करा सकते हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि एफआईआर के संबंध में क्या क्या वैलिड एसेंशियल्स हैं, यानी किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। आप ये सारी चीजें ध्यान दें कि इट मस्ट बी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। ध्यान क्या देना है? कॉग्निजेबल ऑफेंस पे ध्यान देना है। यानी कि एफआईआर जो होती है वो केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में ही होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में एफआईआर नहीं होती। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा ऑफेंस होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जो कि सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निजेबल के रूप में बताया गया है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है सीआरपीसी के सेक्शन 2C में, और वो ये बताती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होगा जो कि या जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। लेकिन चाहे आप फर्स्ट शेड्यूल की हमने बात की, चाहे हमने बात की 2C की बात की सीआरपीसी की, अगर पहले से आपने बिल्कुल सीआरपीसी नहीं पढ़ा तो आपको तब भी बात समझ में नहीं आई होगी कि आखिर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। इसको हिंदी में संज्ञेय अपराध। ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है गंभीर अपराध, यानी वो अपराध जो जनरली 3 साल या 3 साल से ज्यादा के इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास से पनिशेबल है। ऐसे ऑफेंस जो होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। उम्मीद है ये बात तो आप सबको समझ में आ गई होगी, चाहे आप एलएलबी के होंगे चाहे नहीं। कौन सी बात? कि कोई भी ऑफेंस जो सीरियस नेचर के हैं, यानी जिसके लिए पनिशमेंट कम से कम 3 साल या 3 साल से ज्यादा के लिए है, वो ऑफेंस जो होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं।
यानी सीरियस नेचर के ऑफेंस में ही एफआईआर होती है। जो नॉन सीरियस ऑफेंस होते हैं यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनमें एफआईआर नहीं बल्कि एनसीआर होती है। यानी जब पुलिस थाने में आप साधारण अपराधों को लेके जाएंगे उसकी सूचना देने, तो पुलिस थाने का ऑफिसर क्या करेगा कि आपको कह देगा कि इसका ये प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए। ठीक है, तो ये है पहली चीज कि ऑफेंस कैसा होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में। पहली बात क्लियर हो। इट मस्ट बी गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, यानी कि वो थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जानी चाहिए। थाने का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको दिया जाना चाहिए। तीसरी बात, सच इंफॉर्मेशन मे बी ओरल और इन राइटिंग, यानी कि एफआईआर के लिए जरूरी नहीं है कि वो राइटिंग में हो, वो मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा कि इफ इट इज ओरल, ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। इफ इट इज ओरल इट मस्ट बी टेकन डाउन इन राइटिंग एंड रीड ओवर द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जब ओरल इंफॉर्मेशन दी जाती है, भाई सब लोग पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं लिख सकते, या जो पढ़े लिखे भी हैं कानून की भाषा लिखने में उनको बड़ा डर लगता है, तो वो जाके चाहते हैं कि हम मुंह से ही बता दें कि ऐसी ऐसी घटना है। ठीक है, तो जब ओरली दिया जाएगा तो उस बात को चाहे प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे उसके डायरेक्शन में कोई दूसरा ऑफिसर उसको लिखेगा और लिखने के बाद उसके पढ़ को सुनाएगा और सुनाने के बाद उस व्यक्ति के उस पर सिग्नेचर कराएगा जो सूचना दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद substance of information should be entered in the prescribed register। हर स्टेट गवर्नमेंट ने, हर स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रेस्क्राइब रजिस्टर बनाया हुआ है जिसमें कोई व्यक्ति जब एफआईआर लिखाता है तो उसका सार उस रजिस्टर में मेंशन किया जाता है, तो वो रजिस्टर में मेंशन नहीं करेगा। ए कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन शैल बी गिवन टू द इंफॉर्मेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्लास नंबर 2 का है। ये बातें सारी जो थी वो 154 के क्लास 1 में थी। ठीक है, और ये बात जो है सेक्शन 154 के क्लास 2 में है कि जो भी इंफॉर्मेशन देता है उस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन की यानी एफआईआर की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि इफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेस शैल बी शैल बी रिटन बाय फीमेल पुलिस ऑफिसर, यानी कि अगर वो सूचना ऐसी है जो रेप से संबंधित हो, आईपीसी के 354 एबीसीडी से संबंधित हो, यानी फीमेल के अगेंस्ट ऑफेंस है, तो ऐसे मामलों में एफआईआर लिखने के लिए जो ऑफिसर होगी वो फीमेल पुलिस ऑफिसर ही होगी। और इतना ही नहीं, एक बात और है अमेंडमेंट करके जोड़ी गई है ये बात कि अगर कोई शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति है और वो एफआईआर लिखाएगा तो उसके घर पे जाके एफआईआर लिखी जाएगी और उसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। ठीक है बात, कि जो भी शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है वो एफआईआर कराना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति के घर पर जाके एफआईआर लिखी जाएगी, थाने आने की उसको जरूरत नहीं। तो देखिए इन सब चीजों को एफआईआर के संबंध में आपने देखा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में होगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाएगी, रिटन हो सकती है, ओरल हो सकती है, लेकिन अगर ओरल है तो उसे लिखा जाएगा और उस पर उसके पढ़ के सुनाया जाएगा और उस पर सिग्नेचर करवाए जाएंगे। उसके अलावा आपने पढ़ा कि जो सब्सटेंस होगा उसे रजिस्टर में मेंशन किया जाएगा, उसकी एक कॉपी जो है इन्फॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और उसके अलावा आपने अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित अगर वो ऑफेंस है तो इंफॉर्मेशन है तो उसको जो है फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा ही नोट किया जाएगा और असमर्थ व्यक्तियों की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। हम अभी एक बात और बताएंगे थोड़ी देर बाद कि अगर पुलिस ऑफिसर इंफॉर्मेशन को नहीं लिखता, मना कर देता है किसी कारण से, तो क्या हो, तो उसके लिए और उपाय हैं, उसकी चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे। एक बात और, एक केस लिख लीजिए इसमें, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 2014 की केस है, कह सकते हैं एफआईआर की सबसे फेमस केस इस समय की। इसमें कहा गया था कि जब भी कोई सूचना दी जाएगी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में पुलिस थाने के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, तो वो सही हो या गलत हो, इसकी जांच किए बगैर एफआईआर लिखी जाएगी। उसकी वो सही है या गलत है, इसकी जांच किए बगैर उसको एफआईआर के रूप में लिखा जाएगा। ललिता कुमारी, ये ललिता कुमारी की केस आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में, क्योंकि उतना समय नहीं है अभी हम लोगों के पास कि उसकी पूरी चर्चा करें। बहुत सारी बातें इसमें कही गई। तो ये सारी बातें हो गई। उम्मीद है कि एफआईआर क्या है, एफआईआर के एसेंशियल्स क्या होते हैं, इन सब चीजों को ध्यान देंगे आप, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज से, एफआईआर में आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम चर्चा करेंगे एफआईआर के संबंध में कि क्या एक एफआईआर 154 के अंतर्गत एक व्यक्ति ही पुलिस ऑफिसर को लिखाता है, या एफआईआर के संबंध में सीआरपीसी में और कहीं प्रोविजन है प्रोविजन। वो उस प्रोविजन की चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन 156 के क्लास नंबर 3 के अंदर ये देखिए, बाउंड है पुलिस ऑफिसर, कह सकते हैं। ललिता कुमारी के केस में भी कहा गया था कि एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो आपको लिखना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी आप इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं पुलिस थाने, तो थानेदार या पुलिस ऑफिसर जो होता है तमाम नौटंकी करता है उस चीज को लेकर। तो उसका उपाय है, जैसे अगर पुलिस ऑफिसर नहीं लिखता तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं कोर्ट, मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन नंबर 190 के अंतर्गत जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है, और कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट कौन है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, जिसे सीजीएम ऑथराइज किया हो, ठीक है। कोई भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ले सकता है, या फिर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ले सकता है जिसे सीजीएम ने एम्पावर किया होगा। तो कह रहा है कि 156(3) के अंतर्गत कि कोई व्यक्ति जो दुखी है, एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है उसका, तो वो जा सकता है सीधे मजिस्ट्रेट के पास। 190 के अंतर्गत सेक्शन, सीआरपीसी का सेक्शन 190 के अंतर्गत, और मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करवा लेगा कि ये पुलिस ऑफिसर जो कि एफआईआर नहीं लिख रहा था वो इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक है। तो एफआईआर ये नहीं लिखते हैं तो हम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, और मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि वो एफआईआर पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करे। तो जब आप 156 का क्लास 3 का प्रोविजन पढ़ेंगे ना, तो उसमें सिर्फ लिखा गया है कि 190 के अंतर्गत जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। उसमें एफआईआर लिखने संबंधित कोई बात नहीं कही। लेकिन प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2007 की केस है सुप्रीम कोर्ट की। प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब 156 के क्लास 3 के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया जाता है, तो वहां एफआईआर दर्ज करने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, भले ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा ना दिया गया। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन का आदेश देती है उसमें एफआईआर दर्ज करेगी, ये बात तो कही नहीं गई है, लेकिन फिर भी वो पहले एफआईआर दर्ज करेगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद ही उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक। ये बात प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में। एक बात और है, मतलब थोड़ा सा छूट गया था उस चीज को, कि हमने कहा था कि
मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं इस बात के लिए कि भाई हमको हमारे साथ ही अपराध हुआ है और पुलिस थाने इसमें जो एफआईआर हो नहीं रही है, तो आप इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे दें, तो इन्वेस्टिगेशन का आदेश वो दे सकता है। तो मजिस्ट्रेट में कौन मजिस्ट्रेट, क्या एक क्वेश्चन आया था, एक केस है 2018 की केस है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। गगन प्रताप सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूपी, ठीक है, गगन प्रताप सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस है। गगन प्रताप सिंह, नमन प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018 की केस है। और इस केस में कोर्ट ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम कैन नॉट पास ऑर्डर अंडर 156 क्लास 3। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम 156(3) के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं दे सकता। तो ये भी एक क्लियर है, पहले से भी आप जानते थे, लेकिन फिर भी एक फिर से दोहरा जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मान लीजिए एसडीएम के पास आप जाते हैं तो एसडीएम ऐसा आदेश नहीं दे सकता पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने का, 156(3) का ऑर्डर नहीं कर सकता। तो ये बात है कि एफआईआर नहीं लिखी जाती तो आप 156(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से आदेश करवा के एफआईआर करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एफआईआर। काइंड्स ऑफ एफआईआर। अब काइंड्स ऑफ एफआईआर में हम लोग बात करेंगे कि अब जैसे एक बात कर लेंगे कि टेलीफोनिक एफआईआर। टेलीफोनिक एफआईआर यानी फोन से एफआईआर। क्या फोन से भी एफआईआर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, फोन से भी एफआईआर हो सकता है। शर्त यह है कि उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई हो। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन चाहे मैसेज से चाहे कॉल करके अगर दी जाएगी तो एफआईआर वो नहीं मानी जाएगी। तो टेलीफोनिक एफआईआर भी हो सकता है। तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बहुत सारी केस हैं इस पर। तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस है, मुद्रिका महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस है, उसके अलावा विनय कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस है। तो बहुत सारी केसेस हैं इसके संबंध में। तो तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कह लें, चाहे मुद्रिका महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कह लें, चाहे विनय कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कह लें, सब मामले जो हैं टेलीफोनिक एफआईआर से हैं। यानी क्या फोन से एफआईआर हो सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल हो सकता है यदि उसमें उस अपराध के संबंध में इंफॉर्मेशन दी गई है डिटेल में। दूसरी बात, एक काउंटर एफआईआर हम लोग पढ़ते हैं। काउंटर एफआईआर, काउंटर एफआईआर क्या होता है? काउंटर एफआईआर का मतलब जैसे एक व्यक्ति और ए और बी के बीच मान लीजिए झगड़ा हुआ, ए तेज है, तुरंत पहुंच गया पुलिस स्टेशन और उसने एफआईआर करा दी। बी थोड़ा सा शरीफ आदमी था, उसको आइडिया नहीं था, सोच विचार के वो दूसरे दिन आता है एफआईआर करा देता उसी अपराध के संबंध। माने ऑफेंस सेम है, लेकिन ए ने भी एफआईआर करा दी और बी ने भी एफआईआर करा दी एक दूसरे के अगेंस्ट। तो इस प्रकार के एफआईआर को काउंटर एफआईआर कहा है। काउंटर एफआईआर क्या होता है? काउंटर एफआईआर में होता यह है कि दोनों एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन अलग अलग चलती है, उसका ट्रायल भी अलग हो सकता है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जब दोनों एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, पुलिस रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, तो दोनों का ट्रायल एक ही कोर्ट में साथ साथ चलता है, क्योंकि सब मामले तो लगभग मिलते जुलते ही रहते हैं। तो काउंटर एफआईआर ही हो जाता है। एक आप लोगों ने सुना होगा जीरो एफआईआर।
जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक अपराध यहां पे होता है, एक अपराध यहां पे होता है और ये जो है इस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आता है, लेकिन मान लीजिए नजदीक था थाना ये और यहीं पे जाके एफआईआर करा दी गई, तो इसके जुरिस्डिक्शन में तो मामला आता नहीं। तो जब भी उस थाने में रिपोर्ट करवाई जाए जिस थाने के जुरिस्डिक्शन में वो मामला नहीं आता, तो वहां जो एफआईआर लिखी जाती है उस एफआईआर को जीरो एफआईआर कहा जाता है। यानी वो रिपोर्ट जो है, जो बनाएगा, वो सूचना ले जाके उस थाने के में भेज दी जाती है जिस थाने के जुरिस्डिक्शन में वो मामला है। इस एफआईआर में नंबर नहीं पड़ता केस का नंबर नहीं पड़ेगा, केस का नंबर उसी जुरिस्डिक्शन में पड़ेगा, उसी थाने द्वारा डाला जाएगा जिसके जुरिस्डिक्शन में वो मामला आता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जुरिस्डिक्शन का आइडिया नहीं होता, कोई व्यक्ति बस अपराध हुआ उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दिया, अब कौन से थाने की पुलिस है, कौन सा थाना के जुरिस्डिक्शन में मामला है नहीं पता, तब भी पुलिस इनकार नहीं कर सकता, उसे एफआईआर के रूप में लिखेगा, लेकिन वो जो एफआईआर होगी वो जीरो एफआईआर होगी जो जुरिस्डिक्शन के अभाव में की जाती है। फिर उसके बाद एक और एफआईआर होती है मल्टीपल एफआईआर। मल्टीपल एफआईआर क्या होता है? मल्टीपल एफआईआर में क्या होता है ना कि एक ही व्यक्ति एक ही अपराध के संबंध में एक से अधिक एफआईआर करे, नहीं होता ऐसा कुछ है ही नहीं। मल्टीपल एफआईआर जैसी कोई चीज ही नहीं। माने एक व्यक्ति एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में जो पहली सूचना देता है उसी को एफआईआर कहा। तो जब दूसरी सूचना है तो उसको एफआईआर तो कहा ही नहीं जाएगा, बात ही नहीं है, निरर्थक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति एक बार सूचना दे देता है, फिर उसके बाद लगता है हमने ठीक से नहीं दी थी, तो फिर से उसको बना के ले जाकर सूचना देता है, तो ऐसी सूचना को नोट नहीं किया जाता, भले उसमें मेंशन कर लिया जाए अलग से, लेकिन एफआईआर तो वही होगी जो पहली सूचना है। तो ये हैं आपके काइंड्स ऑफ एफआईआर, जो कि कर सकते हैं टेलीफोनिक एफआईआर, काउंटर एफआईआर, जीरो एफआईआर और मल्टीपल एफआईआर। ठीक है। तो अब इसके बाद अब हम लोगों का क्या बचता है? हम लोगों का बचता है कि एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एफआईआर, डिले इन एफआईआर। अगर एफआईआर न लिखा जाए तो फिर व्यक्ति के पास क्या ऑप्शन होते हैं, इन सब चीजों की चर्चा अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप बोर होने लगेंगे, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में इसकी चर्चा होगी। धन्यवाद।